सो हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से इस नए जर्नी में। दोस्तों पिछली बार जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह से शेयर मार्केट में एंटर कर सकते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ शेयर मार्केट, मतलब कि हमने पर्पस जानने की कोशिश की कि किस तरह से हम शेयर मार्केट का लाभ उठा सकते हैं, और हमने छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर हमने जानने की कोशिश की थी। तो दोस्तों हम ये वीडियो से एकदम फ्लुएंटली हम बेसिक से लेकर शुरुआत कर रहे हैं। और मैंने जैसा आपको बताया था दोस्तों कि मैं शेयर मार्केट का जो पेड कोर्स है वो मैं आपके सामने फ्री में पेश कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्ड कीजिए, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए और लोगों की मदद भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और लाइक्स और कमेंट्स ये बहुत जरूरी है, और आपके लाइक्स एंड कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए दोस्तों बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक मतलब व्हाई बेसिक क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अगर कोई भी बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारा बेस स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। तो इस बेसिक जानकारी के माध्यम से मैं आपके सामने ये बताने की कोशिश करूंगा कि शेयर मार्केट क्या है, किस तरह से मतलब हम शेयर मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग मतलब इजी है, लेकिन उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। सिर्फ बाय एंड सेल ट्रेडिंग नहीं है दोस्तों, हमें और भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रहेगी, आपकी लाइफ की सबसे मजेदार जर्नी रहेगी। लेकिन अगर आप इसे नहीं सीखोगे दोस्तों, तो सिर्फ ये बाय एंड सेल ही रह जाएगा। और बाय एंड सेल दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग, दिस इज नॉट द वे ऑफ ट्रेडिंग। सो मैं आपको यह दिखाने की कोशिश करूंगा, यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअल में ट्रेडिंग है क्या। तो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। आज हम जानेंगे कि बेसिक चीजें क्या होती है, व्हाट इज शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में किस तरह से हम अलग अलग चीजें जानेंगे। तो हम डायरेक्टली मैं आपको यहां पे मैं नहीं डिस्कस करूंगा, सीधा स्लाइड के ऊपर जाके डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए दोस्तों। सो आज थोड़ा मैं वीडियो को स्पीड इसलिए ले रहा हूं बिकॉज कि लास्ट टाइम का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, और मैं नहीं चाहता कि मतलब आज का भी ये वीडियो इसी तरह से लंबा हो जाए। सो दोस्तों मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? एवरीबॉडी वांट टू नो दैट व्हाट इज स्टॉक मार्केट, बट स्टॉक मार्केट मतलब जनरली हम देखे जाए तो यहां पे हम देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू शेयर मार्केट एंड इज इक्वल टू इक्विटी मार्केट ऑल्सो। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आधे लोगों को पता ही नहीं कि इक्विटी मार्केट शायद अलग हो सकता है, शेयर मार्केट कोई अलग होगा, स्टॉक मार्केट कोई अलग होगा। सो एवरीथिंग इज मतलब सारी चीजों का मतलब एक ही है दोस्तों, कि मतलब शेयर मार्केट ही स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट ही इक्विटी मार्केट है, और जहां से हम किसी भी कंपनी के शेयरों की खरीदी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ओनरशिप ले सकते हैं। एंड बेसिक जो चीज है कि मतलब स्टॉक मार्केट, चलो स्टॉक मतलब कि एक शेयर होता है या फिर एक इक्विटी होती है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट? मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब होता है एक बाजार। बाजार का मतलब होता है जहां पे एक बायर्स भी होगा और जहां पे सेलर भी होंगे दोस्तों। तो ये दो लोग मिलके मतलब कोई भी सौदा करते हैं जिससे मार्केट चलता है, और उसी का मतलब जो बेसिक की अगर मैं बात करूं, हम जहां पे आजू बाजू में रहते हैं तो हम सब्जी मंडी में जाते हैं तो कोई खरीदार होता है और कोई बेचने वाला होता है। तो इसीलिए मतलब दोनों की वजह से वो मार्केट चलता है। सोच लीजिए कि मान लीजिए कि सिर्फ लोग बेच रहे हैं लेकिन कोई खरीदने वाले ही नहीं है, मतलब कस्टमर ही नहीं है, सो मार्केट नहीं चलेगा दोस्तों। मतलब मार्केट हैव टू मतलब मार्केट को दोनों साइड से जब तक बायर्स एंड सेलर्स नहीं आते हैं तब तक मार्केट नहीं चलेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ मार्केट। एंड स्टॉक मार्केट भी मतलब इजीली मैंने आपको समझा दिया कि क्या है स्टॉक मार्केट। सो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट? हिस्ट्री की मैं बात करूं तो तकरीबन 1602 की मैं बात करूं तो यहां पे मैंने 400 लिखा है, 400 नहीं एक्चुअली आज 2024 चल रहा है। तो हाँ लगभग तकरीबन 400 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। और ये जो शुरुआत हुई थी, मतलब इसका जो बेस है, इसका बेस की शुरुआत जो है वो तकरीबन 400 साल पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि नेदरलैंड में इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पे लोग जो मैं ये बिजनेस किया करते थे। मतलब तब ना तो कोई इंटरनेट का जमाना था, ना कोई कंप्यूटर्स, आप समझ ही सकते थे, पर लोग व्यापार करते थे। व्यापार के लिए मार्केट में क्या जरूरी है? बायर्स एंड सेलर्स।
ओके, तो दोनों साइड से ये बिजनेस करने के लिए लोग जहाजों में जाया करते थे, और जहाज में जो भी लोग जाते थे तो वो समय के अंदर भी लोगों के पास बहुत पैसा, मतलब जो भी पैसे वाले लोग थे वो लोग मतलब क्या करते थे, लोगों में पैसा देते थे। किनको देते थे? जो लोग व्यापार करने जाते थे, और वो लोग जब भी रिटर्न आते थे तो जो भी मुनाफा होता था वो जो इन्वेस्ट किया था उनमें बांट दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं मतलब जो इसके जो मूल है तो उसके मतलब वो 400 साल 400 साढ़े 400 साल के आसपास वो शुरुआत हुई थी जब लोग जहाजों में बिजनेस किया करते थे। देन मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा व्हाट इज स्टॉक मार्केट वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट। तो दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट मतलब कि क्या, जो परंपरागत आप बिजनेस कर रहे हो, बाप दादा हमारे जो भी बिजनेस करते आ रहे थे या फिर आप शायद कर भी रहे होंगे, कि मतलब ट्रेडिशनल मार्केट में भी बहुत सारे बिजनेस आज भी चल रहे हैं। मतलब आपको एक किराना की दुकान डालनी है, या फिर आपको एक बड़ा शोरूम डालना है, या फिर आप जो भी मार्केट में बिजनेस करना चाहते हो, जो फिजिकली बिजनेस करना चाहते हो, तो वो बिजनेस करने के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको एक छोटा सा शोरूम भी डालना है या फिर कोई किराना की दुकान भी डालनी है तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ओके, उसमें एक फर्नीचर का काम करना पड़ेगा, उसमें माल सामान भरना पड़ेगा, देन आपको लोग काम पे रखने पड़ेंगे और आप खुद को भी बैठना पड़ेगा। सो इंटरेस्टिंग बिजनेस है, लेकिन जब तक शटर खुला है तब तक आपका ये बिजनेस चलेगा, एंड जब शटर डाउन हो जाएगा तब आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, मतलब इनकम बंद हो जाएगी दोस्तों। तो ये एक बिजनेस है जो मतलब एक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से आप ये मार्केट में एंटर कर सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पे आपको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है। ओके, एंड लास्ट टाइम जो कोविड का पीरियड था उसमें बहुत सारे लोगों की दुकान बंद हो गई, बहुत सारे लोगों का बिजनेस उठ गया। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे दिक्कतें आ सकती है। पर ये बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कोई बिजनेस खराब नहीं होता, कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। एवरी बिजनेस हैव टू ग्रो विद देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आप जवाबदारी लेते हो तब तक आप तब आप बिजनेस को डेफिनेटली ग्रो कर सकते हो, लेकिन छोटा मोटा रिस्क तो होना ही है दोस्तों। तो ये है ट्रेडिशनल मार्केट। ठीक है, तो ये जरिया है, यहां से भी लोग आज पैसा बना रहे हैं। लेकिन दूसरा जो वे है वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप छोटी से छोटी अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हो। यहां पे आपको कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत नहीं है, ना आपको लोगों को काम पे रखने की जरूरत है, ना आपको फर्नीचर लगाने की जरूरत है। आप दिन का 1 से 2 घंटा बैठकर भी यहां पे मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से आप सीखते जाते हो उस तरह से आप ये बिजनेस में बहुत अच्छा मुनाफा भी कर सकते हो। नो डाउट दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस ये आपकी लाइफ का एक साइकिल होगा। जब आप नए होंगे तब आपको छोटे मोटे लॉस होने ही हैं, लेकिन जब जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जैसे जैसे आप ये मार्केट को सीखते हो वैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। यहां पे आपको बेनिफिट यह है कि कोविड आया या बारिश आई, तूफान आया, या मतलब चाहे कुछ भी हो गया, लेकिन आपका शोरूम बंद नहीं होगा। कोविड के टाइम में भी मार्केट चालू ही था दोस्तों। ओके, तो ये है डिफरेंस। लेकिन अल्टीमेटली कोई भी चीज खराब नहीं है, ट्रेडिशनल मार्केट में भी पैसा बनता है और स्टॉक मार्केट में भी पैसा बनता है। मैं बस आपको ये डिफरेंस को समझाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। ओके, सो नाउ व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि क्या, जैसे कि दोस्तों हम इंडिया छोड़ के कोई अदर कंट्री में जाते हैं दोस्त, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि इंडिया की करेंसी वहां पे नहीं चलेगी। आपको क्या करना होगा, पैसे देके आपको डॉलर्स या येन या मतलब जो भी पर्टिकुलर देश की करेंसी है उसको हमें बाय करना होगा या हमें एक्सचेंज करना होगा। ओके, तो क्या होता है, हम एक्सचेंज करते हैं तो बीच में कोई ना कोई एक्सचेंजर होगा, ठीक है, उसको हम मतलब उसका जो भी कमीशन है वो लेगा और वो एक्सचेंज करके देगा। ठीक है, इंडिया में भी बहुत सारे एक्सचेंजर है जो बाहर फॉरेन की कंट्री एक्सचेंज करके देते हैं। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज। तो उसी तरह हमें अगर कोई शेयर बाय करना है, ठीक है, या फिर कोई ऑप्शन बाइंग या मतलब कोई भी चीज खरीदनी है स्टॉक के रिलेटेड, तो हमें एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, जहां पे जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी के शेयरों की खरीद या बिक्री होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। ठीक है, मार्केट में इंडियन मार्केट में नेशनलाइज तरीके से अगर हम देखें तो दो बड़े एक्सचेंज है जो कंट्री वाइज देखें हम, तो एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज जो है वो आज लोगों में मतलब बहुत ही पॉपुलर है और लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं।
और भी लोकल कुछ कुछ एक्सचेंज है, जैसे कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे कुछ मैं अभी गूगल पे सर्च कर रहा था, कुछ 23 के आसपास कुछ एक्सचेंज है जो कुछ कुछ एक्टिव है, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेनली लोग आज जो ट्रेड कर रहे हैं वो है बीएसई और एनएससी। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज में आप अपना कोई भी स्टॉक बाय एंड सेल कर सकते हो, ठीक है, मार्केट आवर के अंदर। जब भी मार्केट चालू होगा तब आप ये चीजें कर सकते हो। तो जनरली बीएसई जो है वो सबसे पुराना हमारा स्टॉक का एक्सचेंज है। एग्जैक्टली मुझे उसका कोई ईयर तो नहीं पता है, एक्चुअली ईयर की इतनी जानकारी रखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब होगा अर्ली 90s के आसपास का कुछ स्टॉक एक्सचेंज इसका ओरिजिन है। तो उससे पहले भी लोग ट्रेड किया करते थे, वो हर्षद मेहता वाला समय था, लोग उंगलियां दिखा के मतलब ट्रेड करते थे 4 5 2, ठीक है। तो मतलब एक्सचेंज के जब नहीं थे तब डायरेक्टली लोग एक्सचेंज के अंदर जाया करते थे और उसी में ट्रेड किया करते थे। लेकिन राइट नाउ इंटरनेट का जमाना है, वो आगे आएगा स्टेप बाय स्टेप में किस तरह से। तो ठीक है दोस्तों, तो एक्सचेंज में मेन है बीएसई के अंदर जो इंडेक्स है, इंडेक्स वो है सेंसिटिविटी इंडेक्स। ओके, इंडेक्स मतलब कि क्या, अनुक्रमणिका गुजराती में बोलते हैं ना, मतलब बुक के फ्रंट पेज पे आता है इंडेक्स, मतलब उसमें पूरा क्या क्या हम बुक में स्टडी करने वाले हैं उसका पूरा मतलब ओवरव्यू दिया होता है। तो वैसे ही मतलब यहाँ पे भी एक इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स मतलब कि क्या, कि मतलब अगर बीएसई क्या कर रहा है, बीएसई ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो कर रहा है उसका, तो हमें कहां पे जाना पड़ेगा, हमें उसके इंडेक्स में जाना पड़ेगा। इंडेक्स मतलब मेन जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंदर इंडिया की जो टॉप मोस्ट 30 कंपनी है, मतलब जो बीएसई के अंदर रजिस्टर्ड है, वो उसमें जो टॉप 30 कंपनी का वो एक एवरेज इंडेक्स है। और सेंसेक्स के अंदर तकरीबन 3000 से भी ज्यादा कंपनी का समावेश होता है, किसमें, बीएसई के अंदर, ठीक है। बीएसई में बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड है। एग्जैक्टली मतलब फिगर जो है वो प्लस एंड माइनस होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज रजिस्टर होती है और कभी कभी कंपनियां उठ भी जाती है, वो आपको पता ही है, ठीक है। सो ये है बीएसई के बारे में हमने डिस्कस की। उसके बाद हम जानेंगे सेंसेक्स के साथ साथ यहाँ पे बैंकेक्स भी है, ठीक है, जिसमें बैंकिंग बहुत सारे बैंक्स का समावेश होता है, जो भी एक इंडेक्स है किसका, बीएसई का। ओके, उसके बाद आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मेन इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। ओके, और दोस्तों यहां पे आप देख रहे हो कि निफ्टी 50 मतलब कि निफ्टी 50 क्यों बोलते हैं, बिकॉज की नेशनल प्लस 50 मतलब इंडिया की जो टॉप मोस्ट जो कंपनियां हैं जो एनएससी के अंदर रजिस्टर्ड है, वो टॉप 50 परफॉर्मर, मतलब जो टॉप 50 परफॉर्मेंस देती है, जो हाई रहती, मतलब जो हाई परफॉर्मेंस दिखाती है, वैसी 50 कंपनियों का एक एवरेज इंडेक्स है। ओके, एवरेज तो आपको आई होप कि एवरेज मतलब कि क्या है सभी लोगों को पता होगा, और जो लोगों को नहीं पता है जस्ट एक एग्जांपल दे देते हैं कि मुझे अगर बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर मेरे मतलब आसपास के सारे स्कूल के बच्चों का मतलब उसका रिजल्ट देखना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, सारे स्कूल का रिजल्ट मंगवा के एवरेज एक डेटा निकालूंगा कि मतलब सारे लोगों का परफॉर्मेंस क्या है। 100 स्टूडेंट है, ठीक है, उसमें से कितने पास है कितने फेलियर है, वो मुझे तुरंत जानना है। तो क्या करूंगा, मैं सारे टीचर्स को बुला के मैं एक मीटिंग करूंगा और तुरंत उनको बोलूंगा कि कितने स्टूडेंट पास हुए और कितने, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा, और टॉप जो 20 30 50 जो स्टूडेंट है उसको मैं देखने की कोशिश करूंगा कि कितने मतलब ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो किए। तो वैसे ही इंडिया मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी मतलब टॉप 50 कंपनियों का एक एवरेज इंडेक्स है। और अगर इसका एक और भी एक फायदा है कि कोई एक फॉरेन कंट्री का एक पर्सन आया और उसको इंडिया की इकोनॉमी के बारे में इन शॉर्ट जानना हो, इन शॉर्ट मतलब 5 मिनट में उसको समझना हो, तो वो पिछले मतलब कुछ सालों का डेटा देखेगा 4-5 मिनट बैठ के, और इजीली वो समझ सकता है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है, तो अगर उसको मतलब वो ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको ये सारे इंडेक्स देख के वो इजीली समझ सकता है। बैंकिंग सेक्टर जानना है तो वो बैंकिंग सेक्टर देखेगा, ठीक है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। उसके बाद नेशनल 50 मतलब कि निफ्टी 50 ये मदर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, मतलब मदर ऑफ स्टॉक मार्केट। ओके, तो हमें यहाँ पे ज्यादा नजर बनाए रखेंगे। तो और जनरली आप देखते हो कि निफ्टी 50 के अनुसार ही बैंक निफ्टी चलता है, फिर निफ्टी चलता है, और उसी के अनुसार बीएसई भी मतलब बीएसई का सेंसेक्स भी मतलब उसके साथ साथ ही चलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद व्हाट इज इंडेक्स। इंडेक्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इंडेक्स मतलब कि अनुक्रमणिका
ओके, बुक के फ्रंट में होता है और इन डिटेल में मतलब ओवरव्यू हमें दिखाने की कोशिश करता है, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आगे जाते हैं। ओके, बीएससी मतलब बीएससी का जो मेन इंडेक्स है वो क्या है, सेंसेक्स, इंक्लूड्स 30 बीएससी लिस्टेड कंपनी। ओके, उसके साथ बैंकेक्स भी है जो लीडिंग बैंक को इंक्लूड करता है। बैंकेक्स को यहाँ में मैंने नहीं डाला है, ओके, पर बैंकेक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो अगर बीएससी में आपको ट्रेड करना है। देन एनएससी की जो इंडेक्स है वो है मेनली मदर ऑफ स्टॉक मार्केट, वो है निफ्टी 50। ओके, बैंक निफ्टी निफ्टी 50 हमने ऑलरेडी डिस्कस की कि जो टॉप 50 एनएससी लिस्टेड कंपनी का एक एवरेज इंडेक्स है। बैंक निफ्टी जो है वो लीडिंग जो बैंक है, टॉप 12 बैंकिंग मतलब जिसमें एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, ओके, एक्सिस बैंक, ऐसी 12 बैंक है, उसका एक एवरेज इंडेक्स है। ओके, और मजेदार बात यह है कि जो बैंक एचडीएफसी बैंक निफ्टी में है वो निफ्टी 50 में भी लिस्टेड हो सकती है, वो सेंसेक्स में भी लिस्टेड हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि निफ्टी वाली कंपनियां सेंसेक्स में नहीं हो सकती, सेंसेक्स वाली कंपनियां बैंक सेंसेक्स में जो बैंक है वो बैंक निफ्टी में नहीं हो सकती, ये वाइस वर्सा हो सकता है। ओके, देन आता है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी मतलब इट इंक्लूड्स एवरेज ऑफ द फाइनेंस सेक्टर, जो हमारा इंश्योरेंस प्रदान करता है, हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ओके, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइड कंपनी का जो भी सेक्टर है उसका एक एवरेज इंडेक्स है, वो है फिन निफ्टी। ओके, इसका ये सारे जो इंडेक्स है उसका एक अलग अलग दिनों का, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, इंडेक्स में जनरली ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हो तो उसका एक अलग एक्सपायरी होता है। एवरी मंडे एक मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी होता है, उसके बाद मंडे के बाद फिन निफ्टी का, ट्यूसडे को एक्सपायर होता है, उसके बाद बैंक निफ्टी का वेडनेसडे को एक्सपायर होता है, निफ्टी 50 का थर्सडे को एक्सपायरी होता है, सेंसेक्स का फ्राइडे, और सैटरडे और संडे हमें छुट्टी होती है मजे करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि जनरली जो बड़े ट्रेडर है बहुत पैसे बनाते हैं, तो पैसे बना के उसको कहीं ना कहीं हमें उड़ाना भी बहुत जरूरी है ना, तो सैटरडे संडे यहाँ पे हमें छुट्टी है। देन आता है व्हाट इज वेटेज ऑफ द इंडेक्स एज डिफरेंट कंपनीज, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मतलब जो टॉप परफॉर्मर कंपनियां हैं, जैसे कि निफ्टी में 50 पहली 50 कंपनियां हैं, तो किस तरह से कैसी कंपनी को हमें किस तरह से देखना है, ठीक है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो वो आप डायरेक्टली गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, व्हाट इज वेटेज ऑफ निफ्टी 50, व्हाट इज द वेटेज ऑफ बैंक निफ्टी, व्हाट इज द वेटेज ऑफ फिन निफ्टी, ठीक है। इस तरह से आप डालोगे तो आपको सारी जो इंडेक्स है उनका मतलब पहली कंपनी, मान लीजिए कि अभी जो लीडिंग कंपनी है, टॉप परफॉर्मर है, मान लीजिए वो रिलायंस है, ठीक है, तो रिलायंस मतलब कितने परसेंटेज उसका मूल भार है, किसके ऊपर मतलब प्रभाव कितना है निफ्टी 50 के ऊपर, तो वो आपको बताएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एचडीएफसी है, तो एचडीएफसी का मूल भार कितना है, और मतलब ये मूल भार क्यों हम देख रहे हैं, मान लीजिए अगर मूल भार है 10% रिलायंस, उसके बाद 8% एचडीएफसी, तो ऐसी 8-10 लीडिंग कंपनियां हैं बैंकिंग या फिर जो भी मिक्स वाइस वर्सा, तो ये सारा मतलब टॉप 10 जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव है, तो समझ सकते हो निफ्टी के ऊपर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा, ठीक है। मतलब टॉप जो 10 परफॉर्मर है वो बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है, तो निफ्टी डेफिनेटली ऊपर जाएगा। जैसे कि बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, ऐसे 10 मतलब 5-6 टोटल 12 बैंकों का एक एवरेज इंडेक्स है, तो उसमें टॉप 6 बहुत ही तेजी से जा रहे हैं, ठीक है, तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली ऊपर जाएगा, ठीक है। सो सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन की जैसे मैं बात करूं तो अलग अलग सेक्टर का अलग अलग प्रभाव होता है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो कि जो फाइनेंशियल सर्विस है, मतलब कि फाइनेंशियल सर्विस में क्या हो गया, बैंकिंग सेक्टर पूरा गया, सारे बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक से लेके जितनी भी सारी बैंकिंग है, सारा फाइनेंस सेक्टर, ओके। फाइनेंशियल सर्विस मतलब जितनी भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है या बैंक है या XYZ जो भी फाइनेंस प्रोवाइडर चीजें, वो सारा फाइनेंशियल सर्विस में आ गया, ठीक है। मतलब कि इसमें आप पकड़ सकते हो कि आप इंश्योरेंस प्रोवाइडर सर्विस भी इसी में इंक्लूड होती है, तो टोटली यहां पर सेक्टर है, ठीक है। तो इसका प्रभाव कितना है, 36% दोस्तों, ठीक है, फाइनेंस सर्विस। उसके बाद है आईटी का जो प्रभाव है 14% के आसपास है। ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स का कुछ 11.5% के आसपास है। जो हम रोज बरोज की चीजें उपयोग करते हैं, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग एंड कंज्यूमर गुड्स,
उसका कुछ 9.5% के आसपास है। उसके बाद हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर है छोटे छोटे, कुछ कुछ का तो प्रभाव 1% के आसपास भी है, सर्विसेज, पावर है, टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन है। तो ये सारे सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन से सेक्टर का प्रभाव निफ्टी के ऊपर कितने ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आपने जनरल देखा होगा, कभी कभी जब लास्ट टाइम जब हमने इलेक्शन का रिजल्ट देखा था तो क्या हुआ था, एचडीएफसी पूरा गिर गया, ठीक है। तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट दिखा था कहां पे, निफ्टी 50 के ऊपर, और निफ्टी भी मतलब क्रैश कर गया था और उसके बाद फिर से रिकवरी हमें देखने को मिली थी, ठीक है दोस्तों। तो ये है सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि आपको निफ्टी 50 क्या कर रहा है वो जानने के लिए, निफ्टी अगर ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, उसके बाद यहां पे जाके आपको सारे सेक्टर्स ने देख लिए, और उसके बाद आपको कोई स्टॉक परचेस करना है। मान लीजिए फाइनेंस सर्विस बहुत ही तेजी से जा रही है, तो उसमें क्या ऐसी चीज बहुत तेजी से आगे जा रही है जिसके कारण ये सर्विस बहुत आगे जा रही है। तो अगर कोई बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसका स्टॉक हम बाय कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है उसके बाद बैंक निफ्टी के स्टॉक, जैसे मैंने बताया कि बैंक निफ्टी किसके ऊपर आधार रखती है कि ये टॉप लीडिंग बैंक है, मतलब टॉप 12 बैंक है, जिसमें एचडीएफसी, उसके बाद आईसीआईसी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एचडीएफसी और आईसीआईसी का अगर हम डिस्कस करें तो कम से कम 28% और आईसीआईसीआई का 24% के आसपास। तो ये दो बैंकों को अगर मिला दिया जाए ना तो कम से कम मोर देन 50% के आसपास तो ये दोनों का ही वेटेज है। तो अगर ये दोनों बैंक बहुत ही तेजी से बढ़ रही है ऊपर, तो क्या होगा दोस्त, आप ही सोच लीजिए। डेफिनेटली उसका जो प्रभाव है वो निफ्टी बैंक के ऊपर पड़ेगा, और बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत तो परफॉर्म इनके साइड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ये दो बैंकों के कारण ही निफ्टी बैंक या मतलब बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सारे बैंकों का सपोर्ट भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि ये जो टॉप लीडिंग 5-6 बैंक है, ठीक है, जिनका वेटेज बहुत ही ज्यादा है, ये एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा और इंडसइंड बैंक, तो ये इनका प्रभुत्व बहुत ज्यादा है। तो अगर ये 6 बैंक बहुत ही तेजी से ऊपर जा रही है या बहुत ही तेजी से गिर रही है, तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली बैंक निफ्टी के ऊपर पड़ने वाला है। ये चीज आप जरूर से ध्यान में रखिए, ये जरूरी भी है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अलग अलग सेक्टर में किस तरह से हम कोई भी स्टॉक को परचेस कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि अलग अलग सेक्टर है, तो यहाँ पे 10-12 सेक्टर ऐसे हैं जिसके कारण निफ्टी 50 ग्रो करती है। तो ऑटो सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स कंपनी जो भी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसका जो वेटेज है 18% है, ठीक है। मारुति 18%, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है, भारत फोर्ज, आइसर मोटर, अशोक लेलैंड। तो ये बहुत सारे सेक्टर है, ठीक है। बहुत सारे सेक्टर में सारे लोग मतलब चीजों के नाम बोलूंगा तो टोटल 10-12 सेक्टर है। थोड़ा ये वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप रिवाइज करके इसको पॉज करके ये वीडियोस को आप धीरे से देखिए, कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो आराम से देखिए। अगर ये स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक को मुझे बाय करना है तो क्या ये सेक्टर बुलिश है, ऑटो सेक्टर, ठीक है। अभी दिवाली का समय है, ओके दोस्तों, तो क्या रिक्वायरमेंट होगी, आप थोड़ा लॉजिक लगा लीजिए कि लोग बहुत ही ज्यादा मतलब क्रेजी होंगे। दिवाली का जो दिवाली आएगी, उसके बाद जो नया साल है, हिंदू नववर्ष, ओके, नूतन वर्ष अभिनंदन, अभी बस कुछ ही दिनों की देरी है। तो ये दशहरा भी गया, उसमें सबसे ज्यादा बाइंग किसका होगा, गाड़ी होगा। लोग, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी खरीदी और कुछ लोग वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट दिवाली के आसपास खरीदेंगे, ठीक है। तो अगर ऑटोमोबाइल्स में ज्यादा बाइंग आई, लोगों की डिमांड बढ़ी, तो डेफिनेटली ये ऑटो सेक्टर बढ़ेगा, और ऑटो सेक्टर बढ़ा तो इनके सारे स्टॉक बढ़ेंगे। सारे मतलब कुछ स्टॉक जो बढ़े, जिसमें अच्छा स्टॉक हमें दिखा, तो वो स्टॉक हम बाय कर सकते हैं और जल्द से जल्द हमें मुनाफा देगा, ठीक है। तो ये लॉजिक जरूर लगाइए दोस्तों। उसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, जो बैंक है गवर्नमेंट अधीन है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर आगे जा रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो इसमें से भी आप स्टॉक बाय कर सकते हो। निफ्टी एनर्जी ये एक सेक्टर है, ठीक है। रिलायंस का मतलब इसमें सबसे बड़ा वेटेज है, और रिलायंस अल्टीमेटली निफ्टी 50 का लीडिंग रोल प्ले करती है, रिलायंस, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, ओके। एनर्जी सेक्टर बढ़ रहा है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसमें से भी आप गेल का भी स्टॉक ले सकते हो, आईओसी, पेट्रोनेट, ओके, एटीजीएल, हिंड, पेट्रो, आईजीएल, ये बहुत सारे स्टॉक है। ओएनजीसी में बहुत अच्छा ट्रेड था अभी, ओके। तो ये सारे स्टॉक को आप ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी एफएमसीजी, जो हम रोज बरोज की जो चीजें का उपयोग करते हैं,
ठीक है। तो उसका भी हम यहाँ पे उसके भी स्टॉक ले सकते हैं। जैसे कि आप नेस्ले चॉकलेट खा रहे हो तो नेस्ले इंडिया का स्टॉक है, आईटीसी हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट हम सुबह से लेकर शाम तक यूज कर रहे हैं। ओके, तो जैसे जैसे इनकी भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये स्टॉक ऊपर नीचे होते रहते हैं। ब्रिटानिया बिस्किट तो आपने खाई होगी, डाबर इंडिया, बहुत सारे इनकी भी प्रोडक्ट है, वीपीएल, ठीक है, गोदरेज, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है और भी बहुत सारी होगी जिनका जो वेटेज है वो 1% से भी कम होगा। तो कुछ कुछ यहाँ पे हमने लीडिंग जो कंपनियां हैं वहां यहाँ पे रखी है, ठीक है। तो ये सेक्टर में भी आप ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी आईटी, इनका आईटी सेक्टर अभी शायद बुलिश है, तो इसमें भी आप बहुत अच्छे ट्रेड कर सकते हो। इन्फी, टीसीएस, विप्रो, टेक्केम, एचसीएल, ओके, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एलटीआईएम, ओके, एम फेजेस, एलटीटीज। तो ये सारी जो भी लीडिंग आईटी रिलेटेड कंपनियां हैं जिनका भी आप स्टॉक बाय कर सकते हो। और विप्रो का तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। देखो, इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर बनना चाहते हो तो बेशक आपको बनना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से आप ग्रो कर सकते हो। कल मैं कोई वीडियो देख रहा था जिसका एक मतलब ये विप्रो का एक स्टोरी है। कुछ अर्ली 90s मतलब 90s के आसपास जिन भाई साहब ने अगर 10,000 का कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, कहां पे, विप्रो में दोस्तों, तो वो इन्वेस्टमेंट आज 2024 चल रहा है ना, तकरीबन 500 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता था। तो इमेजिन कीजिए दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट का आप सोच तो लीजिए, आप इमेजिन कर सकते हैं 10,000 और 500 करोड़ से ज्यादा, ठीक है। तो ये है पावर इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। लेकिन आज जनरली लोग ट्रेड जो कर रहे हैं वो कहां पे कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में। जल्दी मुनाफा चाहिए तो दोस्तों उसमें समय भी लगेगा और पैसे की बर्बादी भी होगी। तो उससे बेटर एक ऑप्शन है कि आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। लेकिन हम सारी चीजों के ऊपर नजर बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी, हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जिस चीज के अंदर आपकी मास्टरी आती है, जिस चीज को आप बेहतर तरीके से टेक ऑफ कर पाते हो, अपने अंदर ले पाते हो और उसके ऊपर आपकी बेहतर पकड़ बनती है, वो चीज आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों विराट कोहली बॉलिंग नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसकी मास्टरी नहीं है। वो एक बेस्ट वर्ल्ड का एक बेस्ट बैट्समैन है। सचिन तेंदुलकर मतलब वर्ल्ड का क्लासिक बैट्समैन में से नाम आता है, लेकिन वो कभी कभी बॉलिंग करते थे बिकॉज कि वो एक प्रोफेशनल बॉलर नहीं थे। तो आपको भी एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए पहले तो आपको समझना पड़ेगा। समझने के लिए कम से कम आपको 3, 4, 5 साल आप प्रैक्टिस करोगे। सो उसके बाद आप जो चीज के अंदर आपकी मास्टरी आती है उस चीज को आप पकड़ सकते हो। निफ्टी मीडिया, ठीक है, जील, पीवीआर, ओके, सन टीवी, आइनॉक्स, ये सारे, डिश टीवी भी है उसमें जो हम डिश टीवी का डिश लगाते हैं, ठीक है। सो ये सारे स्टॉक है। अगर निफ्टी मीडिया ग्रो कर रहा है तो उसमें भी आप ले सकते हो। निफ्टी मेटल, ये लास्ट मंथ का एक सबसे अच्छा बुलिश सेक्टर था, तो इसमें भी बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रॉफिट बनाया। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइज, जिंदाल स्टील, एनएमडीसी, जेएसएल, सेल, ओके, बहुत सारे स्टॉक है। हिंद कॉपर, वीडीएल, ओके, वेदांता लिमिटेड का एक बहुत ही जबरदस्त अभी स्टॉक जा रहा है या जाने की तैयारी है, ठीक है, क्योंकि मार्केट पिछले कुछ दिन से अभी थोड़ा बेरिश चल रहा था, लेकिन ये स्टॉक को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो आप पकड़ सकते हो। मैं कोई आपको बाय या सेल करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एनालिसिस करना है, उसके बाद आप परचेस कर सकते हो। निफ्टी फार्मा के स्टॉक है, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, डीवी स्लैब, सिप्ला, लुपिन, ठीक है, अल्केम। ये स्टॉक में से जो भी मतलब फार्मा सेक्टर बुलिश है तो आपको स्टॉक देखने हैं। स्टॉक के बाद कौन सा स्टॉक बुलिश है, ओके, 10 स्टॉक देखने हैं, 10 में से कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है उसमें से आप स्टॉक परचेस कर सकते हो। निफ्टी रियल्टी, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट करता है, डीएलएफ, लोडा, फोएनएक्स, गोदरेज, प्रॉफ, ठीक है, प्रेस्टीज, ओबेरॉय, ओके, ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोग रियल स्टेट में डेवलप करने का काम करते हैं, ओके। तो इनके मतलब ये तो थोड़े महंगे स्टॉक आएंगे शायद, तो इसमें भी आप अपनी कैपिटल के हिसाब से देख सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। ये है सारे सेक्टर जो मतलब इन शॉर्ट हम जानते हैं, आईटी, फाइनेंस, एनर्जी, पावर, ओके, बैंकिंग सेक्टर, एफएमसीजी, फार्मा, इंफ्रा, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, मेटल सेक्टर। तो ये 10-12 ऐसे सेक्टर है जिसके कारण निफ्टी 50 चलती है, ओके। मतलब निफ्टी को आपने देख लिया, निफ्टी बुलिश है, निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, तो क्यों जा रही है? कुछ रीजन तो होगा। अगर कोई एक स्कूल है जो स्कूल बहुत अच्छी तरह से ग्रो करे तो स्कूल का ग्राफ किस तरह से बढ़ता है, क्योंकि उस वहां पे स्टूडेंट बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। तो निफ्टी अगर ग्रो कर रही है मतलब डेफिनेटली यहाँ पे सारे सेक्टर भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर जो टॉप मोस्ट सेक्टर है उसको पकड़ के हम ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ सालों का ग्राफ है जहां पे हम देख सकते हैं, ठीक है, कि 2013 में टॉप लेवल के ऊपर यहाँ पे क्या था, आईटी सेक्टर,
ठीक है। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर अलग अलग टाइम पे ग्रो कर रहा था। आईटी 2014 में बैंकिंग, ठीक है, 2015 में फार्मा सेक्टर, उसके बाद 16 में मेटल, 17 में रियल्टी सेक्टर, ठीक है, 2 नंबर पे था आईटी यहाँ पे, ठीक है, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे भी आप देख सकते हो। ये सारे सेक्टर का एक ग्राफ है 2023 तक का। ओके, 2018 में आईटी सेक्टर पहले नंबर पे था। ये सालाना ग्राफ है, ठीक है, मतलब महीने का भी आप ये डाटा ले सकते हो। आज तो गूगल के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है दोस्तों, तो इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। 2019 में रियलिटी सेक्टर था और आपको पता है ना 2020 में क्या चल रहा था। हाँ? आप एक लॉजिक लगा सकते हैं। तो दोस्तों फार्मा सेक्टर यहाँ पे बुलिश था बिकॉज कि ये एक कोविड का दौर था और सबसे ज्यादा जो डिमांड थी वो लोगों को थी दवाइयों की जरूरत, ठीक है। तो उसके बाद जब ये कोविड खत्म हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चालू हुआ, तो उसमें मेटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, स्टील, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चालू हुआ और वो 2 साल तक जबरदस्त तेजी आई उसमें। तो दोनों साल मेटल सेक्टर बहुत ही तेजी में रहा। उसके बाद फिर से रियलिटी सेक्टर, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा, एवरी ईयर कोई ना कोई एक सेक्टर अपना काम करके दिखाएगा, मंथली कोई ना कोई एक सेक्टर बुलिश रहेगा। पर आपको कौन से सेक्टर में ट्रेड करना है ये आपकी चॉइस रहेगी दोस्तों, तो आप उसमें ध्यान से ट्रेड करें, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। दोस्तों इक्विटी क्या होते हैं, जैसे कि पहले ही स्लाइड में हमने डिस्कस की कि इक्विटी मतलब कि शेयर, ठीक है, और इक्विटी मतलब कि इक्विटी मार्केट और यहाँ पे दो चीजों की समझने की कोशिश करेंगे। पहली ही स्लाइड में हमने समझा था कि व्हाट इज शेयर मार्केट, व्हाट इज इक्विटी मार्केट, ठीक है। तो ये सेम ही है, इक्विटी मतलब शेयर होता है, ठीक है, और वही इक्विटी होती है और उसी चीज को हम खरीदते हैं। इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स का मतलब हम समझने की कोशिश करके बहुत सिंपल वे में मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि इक्विटी मतलब कि एक रियल प्रोडक्ट होती है, ठीक है, और डेरिवेटिव्स मतलब कि उसमें से डिराइव्ड प्रोडक्ट। ओके, इक्विटी मतलब जैसे कि दूध जो हम लेते हैं, दूध, ठीक है, दूध एक रियल प्रोडक्ट है। तो मेन क्या है, दूध, और उसमें से क्या क्या डिराइव कर सकते हैं हम, छाछ बना सकते हैं हम, उसमें से दही बना सकते हैं, उसमें से घी बना सकते हैं, उसमें से बटर बना सकते हैं, और उसमें से अनगिनत चीजें आज तो बन रही है दोस्तों, लेकिन मेन चीज क्या है, दूध, ठीक है। तो वो है रियल प्रोडक्ट और उसमें से डिराइव्ड होने वाली प्रोडक्ट को बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो यहां पे देख लीजिए दोस्तों कि इक्विटी मतलब कि मान लीजिए कि रिलायंस है, ठीक है, वो है इक्विटी जिसका आप एक स्टॉक भी बाय कर सकते हो, ठीक है, और एक स्टॉक की कीमत आज मैं 3500 रुपया दे सकता हूं, ठीक है, और उसको मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करके उसको 1 साल 2 साल 3 साल और अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक मैं उसको होल्ड करके रख सकता हूं। यह है इक्विटी का कॉन्सेप्ट कि उसको मैं कैश में बाय किया और मेरे समय के ऊपर मैं उसको सेल कर सकता हूं। लेकिन जब डेरिवेटिव्स की बात आती है ना, तो डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि इसके लिए हमें एक प्रीमियम देना होगा डेरिवेटिव्स को खरीदी करने के लिए, ठीक है, और उस प्रीमियम का एक पर्टिकुलर टाइम होगा और मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम होगा जिसमें मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये प्रीमियम हमें मिलेगा। प्रीमियम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस लेके हमें निकलना होगा, ठीक है। व्हाट इज इक्विटी मार्केट, तो ये हमने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों चीजों के अंदर हमने समझाने की कोशिश की है कि इक्विटी बाजार वह बाजार है जिसमें शेयर जारी किए जाते हैं और कारोबार किया जाता है या तो एक्सचेंज के माध्यम से या काउंटर बाजारों के माध्यम से। इक्विटी मार्केट को स्टॉक मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉक, इक्विटी, शेयर, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। डेरिवेटिव्स का मतलब भी हमने जानने की कोशिश की कि एक डिराइव्ड प्रोडक्ट है जो, ठीक है, ये मतलब सेंसेक्स की एक जो एवरेज इंडेक्स है, निफ्टी 50 एक एवरेज इंडेक्स है, मतलब कहीं से डिराइव्ड हुआ, ठीक है, मतलब वो डिपेंड है किसी ना किसी चीज के ऊपर कि टॉप 50 कंपनी क्या करेगी उसके ऊपर निफ्टी डिसाइड करेगा कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सेंसेक्स अगर ऊपर जाएगा तो उसकी टॉप परफॉर्मेंस है 30 कंपनियां, वो ऊपर है कि नीचे है, उसका ग्राफ क्या चल रहा है, तो उसके आधार के ऊपर वो डिसाइड करेगी कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मार्केट। अरे बाप रे, ये क्या हो गया कि मतलब ये मार्केट की बातें कर रहे थे और इसके अंदर भी 2 प्रकार के मार्केट है। तो जी हाँ दोस्तों, 2 प्रकार के मार्केट है, तो यहाँ पे वो भी हमें समझने की जरूरत है क्योंकि एक प्राइमरी मार्केट है और एक सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है दोस्तों, जहां पे
यहाँ पे भी शेयरों की बिक्री ही होती है, पर यहाँ पे कैसा होता है, एक आईपीओ के माध्यम से हमें कंपनी एक चांस देती है शेयर को बाय करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर एंड सेलर नहीं होते हैं दोस्तों प्राइमरी मार्केट में, जबकि ये जो मार्केट है यहाँ पे बायर सेलर दोनों होते हैं। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि जैसे कि रिलायंस को ग्रो करना है, तो उस रिलायंस तो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। मान लीजिए कोई एक छोटी कंपनी है, उसको ग्रो करना है तो उसको फंड की जरूरत होगी, डेफिनेटली फंड की जरूरत होगी। तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना पब्लिक फंडिंग से कंपनी को ग्रो किया जाए। तो क्या करेंगे, वो एक आईपीओ को रिलीज करेंगे। जैसे कि अभी दिवाली स्पेशल ह्युंडई का एक आईपीओ आ रहा है। ठीक है, तो ह्युंडई को क्या जरूरत पड़ी, कहीं ना कहीं उनको एक जरूरत पड़ी होगी फंड रेज करने के लिए, ताकि वो कंपनी को ग्रो कर पाए। और ह्युंडई, जैसे ही ह्युंडई का आईपीओ आया और बहुत सारे लोगों में आईपीओ बहुत सारे लोग आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है। और मेजोरिटी आईपीओ में जनरली मैंने देखा है वहां तक मोस्टली प्रॉफिट ही होता है, और प्रॉफिट के कारण ही बहुत सारे लोग अप्लाई भी करते हैं। और आईपीओ किस तरह से अप्लाई करना है उसके लिए मेरा वीडियो भी है, तो मेरे चैनल में जाके आप डेफिनेटली आईपीओ किस तरह से अप्लाई करना वो भी देख सकते हो। तो यह है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहले प्राथमिक जगह पर पब्लिक को किस तरह से ऑफर करना, उसको बोलते हैं आईपीओ। एग्जैक्टली मैं हिंदी शायद अगर बराबर नहीं अगर बोल पाया तो ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ही ठीक रखते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आईपीओ हमेशा प्रॉफिट में ही हो, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, क्योंकि अगर कंपनी ने ग्रो किया तो कंपनी आपको प्रॉफिट शेयर करेगी, अगर कंपनी ग्रो नहीं कर पाई तो कंपनी को लॉस भी बांटना पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा जो मार्केट है वो है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में हम जो आज का क्रेज है, जहां पे इंडेक्स ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंडेक्स ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों सेम ही है। तो जो हम इंडेक्स में करते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी में, जो सेकेंडरी मार्केट में सारा चीज हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके, ये मैंने समझाने की कोशिश भी की है कि भाई प्राइमरी मार्केट क्या है, प्राथमिक बाजार नए मुद्दों का बाजार है या इक्विटी के रूप में नई पूंजी जुटाने से संबंधित है। सेकेंडरी मार्केट डील्स विद इक्विटीज ऑलरेडी इश्यूड। ठीक है, मतलब इक्विटीज को ऑलरेडी, मतलब वो डिराइव करके वहां पे ऑप्शन चेन का किस तरह से एनालिसिस करना है, वो सारी चीजें हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। ऑप्शन चेन का पूरा आएगा कि मतलब एक इक्विटी, मतलब रिलायंस का एक शेयर है, उसको किस तरह से डेरिवेटिव की तरह हम ट्रेड कर सकते हैं। तो वो रास्ते में है, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, आराम से हम सीखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और ये सारा जो चीज है उसके ऊपर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पैसे का मामला है, तो उसके ऊपर किसी ना किसी की नजर रखनी भी बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने एक बॉडी बिठाई है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी है और ये सारी चीजों के ऊपर नजर बनाए रखती है ताकि कोई फ्रॉड ना हो पाए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ये यहाँ पे मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। एक स्ट्रक्चर है कि कैपिटल मार्केट है, मतलब ये पूरा एक मार्केट है जिसमें पैसा लग रहा है। तो पैसा कहां पे लग रहा है, या तो प्राइमरी मार्केट में लग रहा है या फिर सेकेंडरी मार्केट में लग रहा है। ओके, दोनों जगह पे लोग पैसा लगा रहे हैं। तो प्राइमरी मार्केट में लोग आईपीओ के माध्यम से पैसा डाल रहे हैं, जिनका आईपीओ लगा उनका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कवर करके लेंगे। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में, तो सेकेंडरी मार्केट में जो लोग पैसा लगा रहे हैं तो वो कैश में बाय करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी है, या फिर डेरिवेटिव मार्केट में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। और ये सारे चीजों के ऊपर जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है सेबी। ठीक है, और अल्टीमेटली ये सारा जो चीज है वो कहां पे हो रहा है, एक्सचेंज के अंदर। ओके, तो ये सारी चीज आपको एक ये सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश है, और शायद ये मैंने लास्ट कोई वीडियो में भी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की थी, जहां पे हमने बेसिक बातें की थी। ठीक है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भाई पहले जो शेयरों की लेवा बेची होती थी वो कहां पे होती थी। सबसे पहले तो शायद लोग पेड़ के नीचे बाइंग एंड सेलिंग करते थे लोग, जो हमारे मतलब दादा परदादा हुए होंगे। तो कहीं ना ये बाई एंड सेलिंग चलता ही रहता है। ठीक है, बाई एंड सेलिंग पहले तो लोग, मतलब पहले बार्टर सिस्टम चलता था, लोग चीजें देके चीजें खरीदते थे। उसके बाद कहीं ना कहीं वो जहाज वाला कॉन्सेप्ट आया होगा, उसके बाद ये मतलब कॉन्सेप्ट आया कि बाय सेल वाला। उसके बाद शेयर मार्केट का कहीं ना कहीं इजाफा हुआ, और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अपने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो कुछ ना कुछ आदान प्रदान होने के कारण ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया होगा। और उसके बाद ये
मतलब शेयर मार्केट की शुरुआत हुई होगी, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वो टाइम क्या होता था नहीं पता, लेकिन उसके बाद जब ये बिल्डिंग की रचना हुई, बीएससी बिल्डिंग, तो लोग वहां पे जाते थे और वहां पे इशारों में ट्रेडिंग करते थे। ये इतना हमें पता है क्यों? क्योंकि हमने मूवी देखी है हर्षद मेहता द स्कैम ऑफ 1992। ठीक है, अगर नहीं देखी हो तो डेफिनेटली दोस्त वो मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोगों को तो डेफिनेटली वो मूवी देखनी चाहिए। ठीक है, सो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि तब का जो जमाना था वो एक दौर था, वो गुजर चुका है। उसके बाद का जो जमाना आया कि उसके बाद लोग क्या करते थे, लोगों को मतलब ट्रेडिंग करनी होती थी तो उसके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी था। ये कुछ ही साल पहले का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, मतलब बैंक अकाउंट, पहले तो बैंक अकाउंट होना, उसके बाद एक डीमैट अकाउंट, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता था। ठीक है, बैंक अकाउंट खोला, डीमैट अकाउंट खोला, ट्रेडिंग अकाउंट खोला, और फोन के ऊपर ब्रोकर को हम बाय एंड सेल के लिए अप्रोच करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये एक बहुत ही जबरदस्त इनोवेशन हुआ, 3 in 1। ओके, तीनों चीज एक ही चीज के अंदर आ गई, और आज हम देख सकते हैं वो क्या है, ब्रोकर, जिसमें हम अपस्टॉक्स, एंजल वन, जीरोधा, फायर्स, धन, 5 पैसा, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। ठीक है, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, नाम अनगिनत ब्रोकर हम ले सकते हैं। तो ब्रोकर मतलब कि क्या होता है, एक दलाल का काम क्या होता है कि बायर और सेलर को इकट्ठा करना, और बीच का उसका छोटा मोटा कमीशन होता है। आज की डेट में बहुत सारे ब्रोकर हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल मार्केट में भी ब्रोकर होते हैं और शेयर मार्केट में भी ब्रोकर है। और आज की डेट में ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं ना, वो एक चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान रखें कि ब्रोकर एक चार्ज भी लेता है, तो हो सके उतना कम ट्रेड लीजिए। ठीक है, ये तो बेसिक है, आने वाली चीजों में हम रिस्क रिवॉर्ड में ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्रोकरेज भी वो लेता है, तो हम हो सके उतना कम ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जिस तरह से प्रॉफिट को मैनेज कर सके, या कम से कम हम लॉस लेने के बारे में सोचेंगे, ताकि हम ब्रोकरेज को बचा सके। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, व्हाट इज ब्रोकर, तो ये ब्रोकर क्या है उसके बारे में भी हमने जानने की कोशिश की है, कि ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया है। ये पॉज करके आप एक बार पढ़ भी लीजिए, जहां पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों होते हैं, और उसका वो चार्ज भी लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे 2 प्रकार के ब्रोकर है, एक तो फुल टाइम ब्रोकर और दूसरा है पार्ट टाइम ब्रोकर। फुल टाइम ब्रोकर की बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, एंजल वन, जीरोधा, जो बहुत ही सालों से बहुत ही अच्छी तरह से बिजनेस को मैनेज करते आ रहे हैं, उनका फुल टाइम एक ही बिजनेस है, क्या, ब्रोकरशिप प्रोवाइड करना। ठीक है, और दूसरे हैं कुछ पार्ट टाइम, जिसमें हम देख सकते हैं अपस्टॉक्स, 5 पैसा, धन, ठीक है, फायर्स, तो ये पार्ट टाइम ब्रोकर है। लेकिन दोनों में से आपकी चॉइस के आधार के ऊपर आपको जो सूटेबल लगे उसमें आप बिजनेस कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अपस्टॉक्स में भी ट्रेड करता हूं, मैं धन में भी ट्रेड करता हूं, कुछ अमाउंट मेरा अपस्टॉक्स में है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, धन में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं। मेरे कुछ वीडियोस है वो आप देख सकते हो, जिसमें मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से लॉस को बुक करना है, किस तरह से प्रॉफिट को बुक करना है, तो मैंने वो आपको बताया है। धन का मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, अपस्टॉक्स का भी लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अपस्टॉक्स ये टाटा का एप्लीकेशन है। ठीक है, ओके, टाटा का ब्रोकर है, और टाटा आपको पता है वो मल्टी मतलब प्रकार के बिजनेस कर रहा है, बहुत सारे, टाटा स्टील का बिजनेस कर रहा है, टाटा चाय का बिजनेस कर रहा है, टाटा गोल्ड का बिजनेस कर रहा है, टाटा तनिष्क। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत बिजनेस है। तो ऐसे मतलब ये पार्ट टाइम है, न्यू जनरेशन है, ट्रेडिशनल ब्रोकर है, तो आपकी चॉइस के ऊपर आप बिजनेस कर सकते हो। देन आफ्टर क्या है कि डिफरेंट बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, मतलब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फर्क क्या है, तो ये भी तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई साहब मुझे इन्वेस्टर बनना है कि मुझे ट्रेडर बनना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 90% लोग लॉस करते हैं, ठीक है, और 10% लोग प्रॉफिट करते हैं, लेकिन 10% में भी कुछ ही लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, उसका भी एक परसेंटेज रेशियो है। ठीक है, पर अगर लॉन्ग टर्म की आप सोचते हो तो बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10,000 का इन्वेस्टमेंट विप्रो का वो 500 करोड़ का हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म था। तो लॉन्ग टर्म में आप एक इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट का रेशियो, मतलब प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होता है, चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन आप रिस्क और रिवॉर्ड प्रॉपर तरीके से मैनेज करते कीजिए, हमेशा संभल के ट्रेड करना, ये बहुत ही समझदारी वाली बात है। जब ट्रेडिंग की बात आती है वो शॉर्ट टर्म है, ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, आप मंथली एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वो शॉर्ट टर्म पीरियड के ऊपर होता है और प्रीमियम बेस्ड होता है, और उसकी एक एक्सपायरी फिक्स होती है, तो आपको उस एक्सपायरी के पहले ये ट्रेड को खत्म करना होता है। ठीक है, इसमें कोई एक्सपायरी
नहीं है, आप अपने आधार के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। ये वैल्यू बाई होता है और ये प्राइस के आधार, मतलब इसका भाव देख के हम ट्रेड करते हैं, जबकि इसमें वैल्यू, जैसे कि रिलायंस है उसकी वैल्यू है मार्केट में, तो उसकी वैल्यू के आधार के ऊपर हम ट्रेड करते हैं कि भाई रिलायंस है तो उसका वैल्यू है, ठीक है। ये टेक्निकल के आधार के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, जबकि यहाँ पे फंडामेंटल चीजों को हम फॉलो करते हैं, टेक्निकल्स। और यहाँ पे नॉइस मतलब मार्केट में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ज्यादा पार्टिसिपेंट आएगा तो उसका ग्राफ किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो उसके आधार के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, जबकि यहाँ पे हम सिग्नल का वेट करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज करते करते ये ट्रेड को हम करते हैं, जबकि यहाँ पे गोल डिसाइड होते हैं छोटे छोटे कि भाई 20 पॉइंट आए, मैंने ट्रेड को खत्म किया, 50 पॉइंट का मेरा ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के आधार के ऊपर हम ट्रेड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वॉलेटिलिटी को हम देखते हैं, मतलब यहाँ पे रिलायंस का ग्राफ, रिलायंस 3,500 के आसपास चल रहा है, तो उसका ग्राफ में क्या वॉलेटिलिटी है, ठीक है। अगर वो ग्राफ ही वॉलेटाइल नहीं है तो मुझे ट्रेड नहीं करना है, जबकि यहाँ पे मैं रिस्क को पकड़ के ट्रेड करूंगा। तो हर छोटी चीज को मैं नजर बनाए रख के यहाँ पे ट्रेड लेने के बारे में सोचूंगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट ओल्ड मार्केट वर्सेस न्यू वर्ल्ड है। यहाँ पे तो मुझे मतलब इतना खास नजर बनाने की जरूरत नहीं है कि ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड में, जहाँ पे फंडामेंटल न्यूज चैनल, ब्लू चिप कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड, लो वॉलेटिलिटी को देखते थे जब ओल्ड की बात आती थी। उसके बाद न्यू वर्ल्ड में टेक्निकल मोमेंटम, हाई वॉलेटिलिटी, मतलब ये न्यू टूल है, ठीक है। तो उसमें फर्क है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जो पूरे वर्ल्ड में लोग इसके आधार के ऊपर बाय एंड सेल करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इमीडिएट आपको समझाने की कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना जल्दी, कि अगर मार्केट में जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है ना, तो लोग खरीदी करते हैं, और जिस चीज मतलब जो चीज की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, मतलब वो सप्लाई जोन में आता है। जैसे कि मुझे कोई भी चीज खरीदनी है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि मेरे या हर सिटी में जब भी मतलब बारिश की सीजन आती है ना, तो टमाटर का भाव बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए कि खरीदने वाले 100 है, ठीक है, और वो 100 लोगों को रोज कम से कम 50 किलो टमाटर चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में 10 किलो ही टमाटर आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लोगों को तो टमाटर चाहिए 50 किलो रोज की डिमांड है, लेकिन सप्लाई क्या हो रही है, 10 किलो की हो रही है। तो क्या होगा, मतलब भाव बढ़ जाएगा, मतलब जितनी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी उतना उसका प्राइस वैल्यू बढ़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको और ज्यादा समझ में आएगा। मेरे पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है और उसको एक भाई साहब ने खरीदा है, मतलब एक भाई साहब एक कस्टमर आया है और वो जमीन के टुकड़े की कीमत 1 करोड़ रुपया है, ठीक है। तो अभी एक ही जन है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मतलब ये सौदे के बारे में सोचूंगा। लेकिन अभी इसमें कम से कम 10 से 15 लोग पूछ रहे हैं और सारे लोगों की बहुत सारी डिमांड है, ठीक है। तो ये 10-15 लोग, मतलब 10-15 ये पर्सन है, ठीक है। तो 10-15 लोगों के आने से यहाँ पे क्या होगा, ये टुकड़ा तो सिंगल ही है, एक ही टुकड़ा है, लेकिन लोगों की एंट्री होने से डिमांड बढ़ेगी है यहाँ पे, ठीक है। तो डिमांड बढ़ने के कारण इसकी प्राइस भी हाई होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब कि जिस चीज की डिमांड, मतलब जिसमें बाइंग ज्यादा होगी उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी उसकी डिमांड, मतलब उसका ग्राफ इस तरह से कम होता जाएगा। ये आपको, ये यूनिवर्सल रूल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये आगे भी डिस्कस करेंगे हम। ये देखो, शेयर बाजार की जब बात होती है ना, तो ये एक बहुत बड़ा बाजार है, ठीक है। मतलब वर्ल्ड के लोग इन्वेस्ट करते हैं और 2 प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं यहाँ पे। ओके, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। ओके, एक बायर बाय करता है, सेलर सेल करता है। सेलर बायर बन सकता है, बायर सेलर बन सकता है। एवरी बायर इज अ सेलर एंड एवरी सेलर इज अ बायर। तो ये वाइस वर्सा है, कोई भी चीज कोई भी कर सकता है। मैं बाय भी कर सकता हूँ, मैं सेल भी कर सकता हूँ। मेरे पास बड़ा अमाउंट है तो मैं सेलर भी बन सकता हूं, लेकिन मेरे पास छोटा अमाउंट है तो मुझे डेफिनेटली बायर ही बनना पड़ेगा। तो शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा समुद्र है, या समुद्र की तरह हम मान सकते हैं, और हमें इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन करने की बहुत ही मतलब सभी क्षेत्रों का अध्ययन करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। मैं कुछ उल्टा बोल रहा था। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये बहुत बड़ा है, वास्ट, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक इंडिकेटर बनाने में कुछ लोगों की लाइफ खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम किसी विशेष क्षेत्र में क्या मास्टर बन सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि लोगों के पास बहुत ही टैलेंट है,
बहुत ही एबिलिटीज है, आपका टैलेंट अलग होगा, मेरा टैलेंट अलग है, मैं बोल रहा हूं, मैं एजुकेट कर सकता हूं, लेकिन कुछ मेरे से बहुत ही बेहतर ट्रेडर होंगे जो बहुत ही अच्छा ट्रेड करके ही पैसा बना रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोग ऑप्शन के मास्टर होंगे, कुछ कुछ लोग इक्विटी के मास्टर होंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी काबिलियत अलग है। और जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल बता दिया, ठीक है, जो चीज में जिसकी काबिलियत है वही चीज उन लोगों को करनी चाहिए। वो कब पता चलेगी? आफ्टर प्रैक्टिसिंग के बाद, 3 4 5 साल आपने प्रैक्टिस किया इस चीज में, ट्रेडिंग में, इक्विटीज भी करी, डेरिवेटिव्स भी करे, ऑप्शन भी करी, सारी चीजें एक साथ करी, इन्वेस्टमेंट भी किया, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार मुझे तो ये चीज सूटेबल हो रही है। ये 1 साल में पता चल सकता है, 2 साल 3 साल, या कभी कभी किसी किसी को 10 साल में भी पता नहीं चलता, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये आप ध्यान से समझने की कोशिश करें अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब कि क्या? तो ऑप्शन मतलब कि क्या होता है? एक विकल्प, चॉइस, ठीक है। तो ऑप्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पे ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन चेन आएगा, उसमें अलग अलग स्ट्राइक प्राइस आएगी, उसमें हम ट्रेड ले सकते हैं, बड़े प्रीमियम में भी हम खरीद सकते हैं, छोटे प्रीमियम पे भी खरीद सकते हैं, मार्केट ऊपर जाए तो भी हम खरीद सकते हैं, मार्केट नीचे जाए तो भी हम खरीद सकते हैं, मार्केट साइडवेज रहे, मतलब कि मार्केट एक ही जगह पे रुका है तो भी हम यहाँ पे पैसे बना सकते हैं, मतलब मार्केट ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट बना सकते हैं, मार्केट नीचे जाए तो भी हम प्रॉफिट बना, मार्केट ऊपर जाए तो हम क्या करेंगे? एक कॉल बाय करके प्रॉफिट बना सकते हैं, मार्केट नीचे जाए तो हम पुट बाय करके प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर मार्केट एक ही जगह पे रहा तो हम एक सेलर के रूप में भी पैसे बना सकते हैं। मार्केट 20% गिर गया, 20%, ठीक है, और 80% ऊपर चला गया, फिर भी यहां पे हम पैसे बना सकते हैं। मार्केट अगर 80% ऊपर चला गया और छोटा सा एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर भी हम यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे हमें चांसेस मिलेंगे जिनके माध्यम से हम यहाँ पे अनगिनत, मतलब आप अनलिमिटेड प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। दैट इज व्हाई यहाँ पे ये जो वर्ड है ये इसका उपयोग किया गया है, ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन लोग इसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं और एक जुए की तरह ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जुए की तरह इसको ट्रेड नहीं करना है। इसको पहले हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे, और अगर आपको ये इसकी अच्छी समझ आती है, अच्छी समझ की डेवलपमेंट होती है आपके अंदर, उसके बाद हम एक ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। तब तक आपको इक्विटी के अंदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन ट्रेडिंग, यहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग का मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा प्रकार है, ठीक है, ऐसा अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट है जो एक खरीदार और एक विक्रेता के बीच में होता है। मतलब कि बायर एंड सेलर वो कंपलसरी होता है और बायर एंड सेलर के माध्यम से मार्केट चलता है। तो इसमें खरीदार को कुछ प्रीमियम का भुगतान करके एक निश्चित तिथि पर किसी स्ट्राइक प्राइस पर प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। मतलब आप खरीद भी सकते हो, मतलब आप बाय भी कर सकते हो और आप सेल भी कर सकते हो। अगर आप, जैसे कि मार्केट जब ऊपर जाता है, ठीक है, मार्केट में अगर मैं कोई एक चीज खरीदता हूं, मार्केट ऊपर जाने की तैयारी दिखाता है, तो मुझे क्या खरीदना है? एक कॉल खरीदना है। और अगर मेरा अनुमान है तो मार्केट नीचे जाने की तैयारी दिखा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? यहां पे एक पुट बाय करने के लिए सोचूंगा। ये क्या है? एक बायर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब एक बायर की बात हो रही है कि बायर का कॉल और बायर का पुट, लेकिन यहां पे सेलर भी है और सेलर भी कॉल सेल कर सकता है और वही सेलर पुट को भी सेल कर सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वो चीज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है एक बायर का कॉन्सेप्ट और क्या होता है एक सेलर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, यहां पे हमारा शायद ये मतलब लास्ट वाला ही स्लाइड था, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का ये जो ब्लैंक वाला स्लाइड है, मैं वो कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली वो चीज है क्या। जैसे कि मैं एक ऑप्शन बायर हूं, ठीक है। पहले तो हम डिसाइड करेंगे डिमांड एंड सप्लाई, ओके। ये एक डिमांड जोन है और ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है। यहां पे बायर भी है और सेलर भी है, यहां पे भी बायर है और ये सप्लाई जोन है और यहां पे भी सेलर बैठे हैं। मतलब एवरी बायर इज अ सेलर एंड एवरी सेलर इज अ बायर। मतलब ये दोनों चीज आप कर सकते हो, आप बाइंग भी कर सकते हो, आप सेलिंग भी कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास कैपिटल कितना है, ठीक है। आपके पास ज्यादा कैपिटल है, आप सेलर बन सकते हो। कम कैपिटल है तो डेफिनेटली आपको बायर ही बनना पड़ेगा, ठीक है। सो मान लीजिए कि 100 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, ओके।
ये एक डिमांड जोन है और मैं बायर के रूप में यहां से क्या सोचूंगा कि यार मैं ये चीज खरीदता हूं। एक बायर के रूप में यहां पे और ज्यादा डिमांड आती है, ठीक है। मार्केट इस तरह से धीरे 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 ऊपर आ गया और ये 100 रुपए वाली चीज हो गई 150 रुपए की, ठीक है। ओके, 150 की हो गई तो क्या हुआ, ये भाई साहब जो बायर है, ठीक है, इनका 50 रुपीज प्रॉफिट हुआ, मतलब प्लस 50 रुपये इसका प्रॉफिट हुआ, किसका, बायर का। तो अभी क्या करेगा, ये सेल कर देगा, ठीक है। मतलब प्रॉफिट लेके निकल गया। ये बायर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेलर का बाद में कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। क्या बाय किया मैंने, एक कॉल, मतलब कॉल बाय किया 100 रुपए का, मार्केट ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर यही चीज इसको प्रॉफिट करनी हो, मतलब ये सेलर है तो ये सेलर ने तो पहले इसको बेचा था ना, मतलब किसी ने सेल किया तो किसी ने बाय किया। 100 रुपए का कॉल ये भाई साहब ने सेल किया था, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। 150 रुपया के माध्यम से 50 रुपया ये भाई साहब का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रीमियम है ना, 100 का 150 हो गया, तो इसका मतलब 50 रुपीज इसका माइनस हो गया, मतलब इसको नुकसान हो गया, ठीक है। तो और आसानी से समझने के लिए मैं सिर्फ दो ही लोगों को रखूंगा, एक बायर है एक सेलर है। मार्केट जितना ऊपर जाएगा और मैं कॉल खरीद के बैठा हूं तो बायर का प्रॉफिट, ठीक है। और मार्केट अगर ये सेलर भाई साहब ने कॉल बेचा है, ठीक है, तो जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना ये भाई साहब का प्रॉफिट होगा। मतलब मार्केट ऊपर गया, कॉल लिया बायर ने, तो बायर का प्रॉफिट। अगर ये भाई साहब ने कॉल बेचा है तो सेलर का प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे जाएगा। ये कॉल की स्ट्रेटजी है, ठीक है। और अगर जब मुझे पुट बाय और सेल करना है, बायर वही है और सेलर भी वही है, जोन भी वही है, डिमांड एंड सप्लाई जो भी है, ठीक है। एवरी डिमांड जोन बिकम सप्लाई जोन एंड सप्लाई वाला डिमांड है, मतलब ये होता रहता है, जोन चेंज होते रहेंगे। एक बायर के रूप में अभी मुझे क्या करना है कि पुट को मैं खरीद रहा हूं, पुट। तो जब मार्केट नीचे जाता है ना, मेरा अनुमान है कि अभी मार्केट नीचे जाने वाला, रेड कैंडल होने वाली है, ठीक है। ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, रेड कैंडल मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो मार्केट अगर मैं एक कॉल एक पुट बाय करता हूं, प्रीमियम है 100 रुपीज जो ये भाई साहब ने बेचा है, तो मार्केट जितना नीचे जाएगा ना उतना प्रॉफिट ये भाई साहब के खाते में आएगा। मतलब 150 रुपया तक चला गया वो प्रीमियम, 150 ओके, 100 का 150 हो गया, तो प्रीमियम के हिसाब से ये भाई साहब का प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये भाई साहब का नुकसान हो गया सेलर का। क्यों, क्योंकि इन्होंने प्रीमियम यहां पे बेचा था। ये भाई साहब का फायदा कब होगा, जब ये मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा। मतलब ये अगर पुट बेचता है तो मार्केट ऊपर जाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज इसका फायदा नहीं होगा। मतलब इसका फायदा तो इसका नुकसान, इसका फायदा तो इसका नुकसान, ठीक है, ये होता रहेगा। मतलब कोई किसी के जेब से देने वाला नहीं है, या कोई गवर्नमेंट अपने को नहीं देने वाली कि भाई लेके जाओ मेरे पास से थोड़े पैसे, ऐसा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये रहा, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो यहां पे फिर से एक बार ऑप्शन का मैट्रिक्स देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये भाई बायर है, ठीक है, और ये है सेलर। बायर के पास भी कॉल है, ठीक है, सेलर के पास भी कॉल है। तो जब भी बायर एक कॉल खरीदता है तो चाहता है कि मार्केट बुलिश हो, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहिए। और सेलर जब भी कोई कॉल बेचता है तो ये चाहता है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बायर के पास भी पुट है और सेलर के पास भी पुट है, ठीक है। ये बायर है और सेलर है, दोनों के पास पुट है। तो बायर जब पुट खरीदता है तो ये चाहता है कि मार्केट बेरिश हो, मतलब मार्केट नीचे जाना चाहिए। और जब सेलर जब भी पुट बेचता है तो ये भाई चाहता है कि यार मार्केट तो ऊपर जाना चाहिए, तब मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये आप समझने की मतलब थोड़ी गहराई से कोशिश करना, क्योंकि बायर का जो कॉल है वो सेलर, बायर का कॉल है वो सेलर का पुट है। मतलब ये आप वाइस वर्सा कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं आपको एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, ठीक है। मतलब कि यहां पे क्या होगा,
ये बायर है और ये सेलर है, ये बायर का कॉल, ठीक है, ये बायर का पुट, कॉल और पुट। प्रॉपरली मैं नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है। जस्ट आप समझने की कोशिश करना, सेलर के पास भी कॉल है, ओके, और सेलर के पास भी पुट है। सेलर सेल कर रहा है, बायर बाय कर रहा है, तो ओके। तो जो बायर का कॉल है ना, कॉल की साइकोलॉजी है वो सेलर की पुट की साइकोलॉजी है, और बायर का कॉल है वो सेलर का पुट है, सेलर का कॉल है वो बायर का पुट है। मतलब दोनों की साइकोलॉजी अलग अलग है। बस दो, मतलब सेलर चाहता है कि मार्केट ऊपर चला जाए, और मतलब एक बायर के रूप में मैं कॉल खरीदता हूं तो मैं चाहता हूं कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और जब वही चीज कॉल में सेल करता हूं, एक सेलर बनता हूं, तो मैं नहीं चाहता कि मार्केट ऊपर जाए। बस इतनी साइकोलॉजी है, ठीक है। तो आई होप कि इजीली आपको समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है। सो यहां पे हमारी मतलब ऑलमोस्ट हमने ये पोर्शन कवर कर दिया है। कहां गया कर्सर? ओके, सो ये लास्ट है हमारा साइड की बेनिफिट ऑफ ऑप्शन के लिवरेज कर सकते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो हेज कर सकते हैं, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टूल कर सकते हैं, अनेबल टू ट्रेड हाई प्राइस मार्केट, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आपको शायद आपके ऊपर से जाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, प्रॉफिट अल्टीमेटली हमारा मेन गोल है, प्रॉफिट के लिए हम करना है, लेकिन प्रॉफिट से पहले बहुत सारा लॉस लेकर लोग नहीं जाए, इसके लिए हम ये कोर्स को सीख कर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, आई होप कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। सो मैं हो सके उतनी ये वीडियो को छोटी करने की कोशिश में लगा था। और एक और बात कि यहाँ पे एक चीज छोटी सी डिस्कस करनी रह गई कि यहाँ पे दो प्रकार के ट्रेडर होते हैं। एक तो होता है एक छोटा ट्रेडर छोटा मतलब एक रिटेल ट्रेडर, जिसमें मतलब मैं आप सब लोग आगे, क्योंकि आपके पास भी ना तो कोई आई होप कि बहुत पैसे आए भविष्य में, मैं ऐसा ही चाहता हूं कि आप बहुत पैसे बनाए, लेकिन जब इनिशियल लेवल के ऊपर हम शुरुआत करते हैं, हम एक छोटे ट्रेडर के रूप में शुरुआत करते हैं, एक रिटेल ट्रेडर के रूप में, ठीक है, एक बायर के रूप में शुरू करते हैं, और ऑप्शन बायर हम कह सकते हैं और ऑप्शन सेलर भी होते हैं। मतलब एक छोटा ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, एक दूसरा होता है, ऑपरेटर भी बोल सकते हो उसको, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर भी बोल सकते हो, ठीक है, जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं, जिसके आधार के ऊपर मार्केट चलता है। हमारे आधार के ऊपर मार्केट नहीं चलता, हम एक बहुत ही छोटी मछली है, ठीक है, जो बड़ी मछली कर रही है उसको ही हमें फॉलो करना है। मान लीजिए कि एक बड़ी मछली है, ठीक है, वो बड़ा सा मुंह खोल रही है, तो उसके सामने हम जाएंगे तो हमें निगल जाएगी। तो हमें क्या करना है, जो बड़ी मछली जा रही है ना, उसके पीछे पीछे हमें उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो ही हम मार्केट में टिक पाएंगे। अगर उसके अपोज जाने की हम कोशिश करेंगे तो मार्केट में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत ही प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी एक्सपर्ट टीम है। तो हम अकेले उसके सामने नहीं लड़ सकते। तो क्या करेंगे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हम हथियार लेके हम लड़ने निकल जाएंगे, लेकिन मैं ये चीज बोल रहा हूं कि जस्ट हम उसके अनुसार जाए, ठीक है, उसको फॉलो करें कि मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें FII भी आ गए, DII भी, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब कि वो बड़े ऑपरेटर हैं, ठीक है, और हम एक रिटेल ट्रेडर है, छोटे ट्रेडर है। हम जनरली छोटे ट्रेडर को बायर्स बोलते हैं और बड़े जो ट्रेडर होते हैं उनको सेलर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सेलिंग में ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है, सेलिंग करने के लिए। अगर मान लीजिए कि मुझे एक सिंपल सी कॉल बाय करनी है, एक मैं बायर के रूप में अगर मुझे कोई भी एक छोटा सा लॉट लेना है निफ्टी 50 का, तो 5000 के ऊपर मैं सिंगल लॉट परचेस करके मैं बायर बन सकता हूं। लेकिन अगर मुझे सेलिंग करना है वही सिंगल लॉट को, तो तकरीबन कम से कम 70-80,000 या लाख रुपीस के आसपास मुझे लगेगा। तो नेक्स्ट वो सारी चीजें जब आएगी तब हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह से बायर का पैसा लगता है, किस तरह से सेलर का, बाय सेल में क्या फर्क होता है, सारी चीजें समझ में आएगी आपको। तो बस यहाँ पे मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि मैं क्या आपको डिलीवर कर रहा हूं। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं समझ में आए तो ये वीडियो को आप रिपीट भी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बार आप देखने की कोशिश करो ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए। मैं जितना हो सके उतना आपको बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, और आप जितना सिंपल हो सके उतना करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कैंडल स्टिक के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपसे भी बहुत सीखने की कोशिश करता हूं। तो ईच एंड एवरी टाइम आप कमेंट भी कर दीजिए कि यार वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और
लोगों को शेयर करने के लिए आप खुद सब्सक्राइब करें, लोगों को भी सब्सक्राइब कराएं ताकि उनको पता चले। बेल आइकन को आप हिट कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फ्री है कोर्स, ठीक है। उसके बहुत सारे चार्ज होते हैं, बेसिक मतलब बहुत लोग नहीं सिखाते हैं, क्योंकि जो भी लोग सिखा रहे जनरली तो डायरेक्टली वो एडवांस ही चालू करते हैं। तो बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इतना सारा आपका टाइम दिया, इतना अच्छा टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये वीडियो को मैं यहां पे ही वाइंड अप कर रहा हूं। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।